बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्ताक अहमद ख़ान है और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है फ़िज़िक्स विद मुश्ताक अहमद ख़ान। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ, उससे रिलेटेड हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज इस लेक्चर में हम कूलम लॉ से रिलेटेड जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको पिछला लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका टॉपिक कूलम्स लॉ। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो रिमेनिंग हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 22 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 23 से। जैसे कि आप इसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसमें उसने कहा है कि 2 चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम विल बी। 2 चार्जेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 और 5 माइक्रोकूलम है रेस्पेक्टिवली, उनके दरमियान डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो वो एक दूसरे के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एक्सर्ट कर रहे हैं उसकी रेशियो क्या होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो इसमें ये हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं। डियर स्टूडेंट, आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि 2 पॉइंट चार्जेस जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो म्यूचुअल फोर्स होती है, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स या कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। मीन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल सेकंड के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा F21 वो, और सेकंड चार्ज पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा F12, दोनों मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली इक्वल होंगे। और दोनों फोर्सेस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ विच इज K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इट मीन ये जो 2 फोर्सेस हैं F21 एंड F12 ये दोनों एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी। अब जब 2 फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हों तो उनकी रेशियो आपको पता है 1:1 के इक्वल होती है। लिहाजा इनमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, 1:1। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 24। द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इज f। When the separation is increased to 4r, the force will be। इस MCQ में उसने कहा है कि 2 स्मॉल पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस r है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो f के इक्वल है। जब उन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस हम 4 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, r से डिस्टेंस इंक्रीज होकर 4r हो जाता है, तो फिर उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कितनी होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये देखें, ये कूलम्स लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो हमने यहाँ पे लिखी है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। चूंकि डिस्टेंस हमने r से इंक्रीज करके 4r कर दिया है तो इस वजह से डिस्टेंस हम यहाँ पे 4r लिखेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, साथ में r स्क्वायर आ जाएगा। 1/16 बाहर लिख दें तो ब्रैकेट में मौजूद वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिकल फोर्स है, तो ये इक्वल आ जाएगा F डिवाइडेड बाई 16। इट मीन जब आप डिस्टेंस r से बढ़ा के 4r कर देंगे, यानी 4 टाइम डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स 2 चार्ज पार्टिकल के दरमियान 16 टाइम कम हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 25। ए चार्ज Q1 8 कूलम exerts a force 4 Newton on the charge Q2 which is equal to 4 कूलम। The force exerted by Q2 on Q1 will be। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो पहला चार्ज पार्टिकल है जिसकी मैग्नीट्यूड 8 कूलम है वो दूसरे चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड 4 कूलम है उसके ऊपर 4 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करता है। तो फिर जो सेकंड चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 कूलम है वो फर्स्ट चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड 8 कूलम है उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये डायग्राम ज़रा देख लें। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ
कि 2 पॉइंट चार्जेस जब भी एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स म्यूचुअल फोर्स होती है। इट मीन दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। इस डायग्राम के मुताबिक ये दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस एग्जर्ट कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली इक्वल है। तो इट मीन अगर पहला चार्ज पार्टिकल Q1 दूसरे चार्ज पार्टिकल Q2 के ऊपर 4 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो दूसरा चार्ज पार्टिकल भी पहले के ऊपर सेम उतनी ही फोर्स एग्जर्ट करेगा, यानी 4 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा 4 न्यूटन। नेक्स्ट MCQ नंबर 26, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर फॉर ट्रांसफार्मर ऑयल इज। ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितना होती है? ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। ये वो टेबल है जो कि कूलम्स लॉ के टॉपिक में सेकंड पेज के ऊपर आपको गिवन होगा। इसमें लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो पहले कॉलम में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स गिवन है और सेकंड कॉलम में उनके लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो गिवन है। अगर आप सेकंड लास्ट नंबर पे देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा ट्रांसफार्मर ऑयल गिवन है और इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आपको गिवन होगी विच इज 2.1। तो इन चारों ऑप्शन में सी ऑप्शन ठीक है, 2.1। नेक्स्ट MCQ, 2 charge bodies of 2 coulomb and 4 coulomb repel each other with a force of 6 Newton. If a charge of -6 coulomb is given to both, the new force will be। अब हमारे पास 2 चार्ज बॉडीज हैं। पहली के ऊपर 2 कूलम चार्ज है पॉजिटिव, दूसरी के ऊपर 4 कूलम चार्ज है पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं बॉडी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं रिपल्शन की वो है 6 न्यूटन। अब इन दोनों चार्ज बॉडीज को -6 कूलम चार्ज दिया जाता है, तो फिर इसके बाद ये दोनों बॉडीज जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगी यानी न्यू फोर्स वो कितनी होगी। अब ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है वो 2 चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये जो इनिशियली जो 2 चार्जेस हमें गिवन है, फर्स्ट चार्ज 2 कूलम, सेकंड चार्ज 4 कूलम। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो ये बन जाएगा 8 कूलम स्क्वायर। जब हम इन दोनों चार्ज बॉडीज को -6 कूलम चार्ज देंगे तो जो पहली बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो -4 कूलम होगा, और जब दूसरी चार्ज बॉडी को -6 कूलम चार्ज देंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो -2 कूलम होगा। तो अब इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट ले लें, -4 कूलम मल्टीप्लाई बाय -2 कूलम, ये अगेन 8 कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो अब चूंकि पहले केस में और जब हमने नेगेटिव चार्ज दिया दोनों बॉडीज को, तो न्यू केस में जो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो इक्वल है। ये देखें, ये इनिशियली दोनों चार्ज बॉडी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट 8 कूलम स्क्वायर है, और उसके बाद जब हमने दोनों को -6 कूलम चार्ज दिया तब भी दोनों चार्ज बॉडीज के मैग्नीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है, यानी 8 कूलम स्क्वायर। तो इट मीन पहले केस में और नेगेटिव चार्ज देने के बाद जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो सेम रहेगी। अगर पहले 6 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट कर रहे थे पार्टिकल तो अब भी उतनी ही फोर्स एग्जर्ट करेंगे, बट हम देखेंगे कि ये फोर्स ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे ये देखें तो ये जो दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2 ये नेगेटिव हैं। चूंकि ये 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इट मीन ये दोनों चार्ज बॉडीज उतनी ही फोर्स एग्जर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, यानी 6 न्यूटन। लेकिन अगेन ये दोनों चार्जेस अब नेगेटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 6 न्यूटन रिपल्सिव, बी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 28, the force between 2 charges is 28 Newton. If paraffin wax is introduced between the charges as medium, the force reduces to 10 Newton. The relative permittivity of paraffin wax is। इस स्टेटमेंट के मुताबिक 2 चार्जेस के दरमियान 28 न्यूटन फोर्स है और उन चार्जेस के दरमियान इनिशियली एयर है। अब हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान पैराफिन वैक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं एज मीडियम, तो उससे इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है कम होकर 10 न्यूटन हो जाती है। दी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ पैराफिन वैक्सेस, हमने पैराफिन वैक्स की रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करनी है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले
ये रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला है जिसके मुताबिक ये इक्वल होती है रेशियो ऑफ फोर्स when air is between the charges divided by force when some dielectric is placed between the charges। अब इनिशियल जो फोर्स हमें गिवन है वो है 28 न्यूटन, और जब हम डायलैक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं चार्जेस के दरमियान तब फोर्स कम होकर 10 न्यूटन हो जाती है। तो 28/10 विल बी इक्वल टू 2.8, तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी 2.8। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 29, कूलम फाउंड दैट द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस वेरीज। कूलम के लॉ के मुताबिक जो म्यूचुअल फोर्स है यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस वो कैसे वेरी करती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं और सारी जो ऑप्शंस हैं वो डिस्टेंस से रिलेटेड हैं। अब अगर आप कूलम्स लॉ देखें तो इस रिलेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान वो उन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हम इन चारों ऑप्शंस में अगर देखें तो जो सेकंड ऑप्शन है वो यही चीज़ डिस्क्राइब कर रही है, इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मीन फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 30, कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर। कूलम्स लॉ किन के लिए एप्लीकेबल है, बिग चार्जेस, स्मॉल चार्जेस, पॉइंट चार्जेस या ऑल चार्जेस। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये डायग्राम देखें डियर स्टूडेंट, जब भी कोई लॉ पेश किया जाता है तो उस लॉ की कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशन के तहत वो लॉ एप्लीकेबल होता है। तो कूलम्स लॉ की भी कंडीशंस हैं जिनमें से एक कंडीशन ये है कि कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, यानी ऐसे चार्जेस जिनका साइज बहुत स्मॉल हो। लेकिन अगर चार्जेस का साइज बड़ा है या चार्ज बॉडीज जो हैं उनका साइज बड़ा है लेकिन अगर उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इतना कि जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में उन चार्ज बॉडीज़ का साइज निग्लेजिबल है, तब भी हम उन चार्ज बॉडीज़ को पॉइंट चार्जेस ही एज्यूम करेंगे और वहाँ पे भी हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकेंगे। तो कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 31, कूलम फोर्स इज। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अब कूलम फोर्स क्या है, वीक फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है या ऑल ऑफ दी। तो डियर स्टूडेंट ये डायग्राम है आपके सामने। इस डायग्राम के मुताबिक आप देखें तो ये 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल सेकंड के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो है F21 और सेकंड फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो है F12। इस डायग्राम के मुताबिक आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। लेकिन ये जो फोर्सेस होती हैं यानी फर्स्ट सेकंड और सेकंड फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होती है, इसलिए हम कहते हैं कि कूलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है। तो इस डायग्राम के मुताबिक F21 और F12 दोनों मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली इक्वल होंगे लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है अपोजिट है। तो नेगेटिव साइन इसी वजह से यहाँ पे हमने यूज किया क्योंकि इन फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा म्यूचुअल फोर्स, बी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 32, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज हाफ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर दें और दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है उसको डबल कर दें तो दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिकल फोर्स कितनी हो जाएगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल होगी K और आगे ये देखें दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड हमने डबल कर दी है जबकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने हाफ कर दिया, R/2 लिखा है। अब ऊपर वाले 2 जब मल्टीप्लाइड होंगे तो 4 बन जाएगा और R/2 का स्क्वायर बन जाएगा R²/4। अब ये जो नीचे 4 डिवाइड हो रहा है ये ऊपर आके इस 4 से मल्टीप्लाइड होगा, ये बन जाएगा 16 और ब्रैकेट में मौजूद जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दैट विल इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। तो इट मीन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो 16 टाइम हो जाएगी। तो इसमें आप अगर ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन यही है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 16 टाइम। MCQ number 33, the Coulomb force in a medium of relative permittivity epsilon r is given by। अगर हम 2 चार्जेस के दरमियान कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम रख दें जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r हो तो फिर कूलम्स लॉ को अकॉर्डिंग टू रिलेशन कैसे लिखा जाएगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं।
डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो दोनों चार्ज पार्टिकल्स की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और साथ में अगर हम चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें तो उससे जो फोर्स होती है चार्जेस के दरमियान वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हम रिलेटिव परमिटिविटी भी इसमें यूज़ करते हैं, जिसे हम डिवाइड करते हैं इसमें। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को गौर से देखें तो सी ऑप्शन इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। Number 34, the force between two charges with air is F. If a dielectric of epsilon r is equal to 2 is introduced between the charges as medium, the force reduces to 10 Newton. The original force F between the charges was. इस स्टेटमेंट के मुताबिक इनिशियली दो पॉइंट चार्जेस जिनके दरमियान एयर है वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो F है। अब हम उन दोनों चार्जेस के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 के इक्वल है। तब जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कराते हैं दो चार्जेस के दरमियान तो फोर्स कम होकर 10 न्यूटन हो जाती है। अब ओरिजिनल फोर्स कितनी थी जब चार्जेस के दरमियान एयर थी? ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि फोर्स विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम इक्वल होती है फोर्स विद एयर डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर हमने यहाँ से ओरिजिनल फोर्स फाइंड आउट करनी हो जब चार्जेस के दरमियान एयर थी तो एप्सिलॉन आर इधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये फार्मूला होगा। अब आप यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू पुट करें विच इज 2 और फोर्स की वैल्यू आप पुट करेंगे जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कराया चार्जेस के दरमियान विच इज 10 न्यूटन। दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो इक्वल होगा 20 न्यूटन। तो इट मीन जो ओरिजिनल फोर्स थी वो 20 न्यूटन थी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ नंबर 35, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज एक्सप्रेस्ड इन। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम किस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं? ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। ये करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने कूलम लॉ में पढ़ा है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट, उसका यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसको फैराड पर मीटर भी लिखा जाता है। कैसे, ये हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। ये आप देख रहे हैं फैराड पर मीटर। अब फैराड चूंकि कैपेसिटेंस का यूनिट है तो फैराड इक्वल होता है कूलम पर वोल्ट के डिवाइडेड बाय मीटर। अब ये वोल्ट नीचे आके मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पे ऊपर कूलम रह जाएगा। अब वोल्ट चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वोल्ट इक्वल होगा जूल पर कूलम के। अब ये जो कूलम नीचे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर आके इस कूलम से मल्टीप्लाइड होकर कूलम स्क्वायर बन जाएगा, जबकि जूल जो है ये इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, क्योंकि जूल वर्क का यूनिट होता है तो जूल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के मल्टीप्लाइड बाय मीटर। अब फाइनली आप लिखेंगे कूलम स्क्वायर, ये आ गया, ये न्यूटन जब ऊपर आएगा पर न्यूटन बन जाएगा और मीटर मीटर से मल्टीप्लाइड होकर नीचे मीटर स्क्वायर बनेगा, ऊपर आएगा तो मीटर की पावर -2 लिखेंगे। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपने देखा कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फैराड पर मीटर के इक्वल है, तो हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को फैराड पर मीटर से भी एक्सप्रेस करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 36, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 120 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड द फोर्स विल बी। दो चार्जेस के दरमियान फोर्स 120 न्यूटन है। अब हम उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डबल कर देते हैं। जब डिस्टेंस डबल कर देंगे तो फिर उसके बाद दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कितनी होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान वो हमें गिवन है। अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस ज़ाहिर है डबल कर दिया है तो r के बजाय हम लिखेंगे 2r। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 1/4 आप बाहर लिख लें और ये ब्रैकेट में मौजूद जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, तो आप लिख देंगे F/4। अब ओरिजिनली फोर्स जो हमें गिवन थी वो है 120 न्यूटन। इसको 4 पे डिवाइड कर दें तो इक्वल होगा 30 न्यूटन। इट मीन जब डिस्टेंस डबल कर देंगे तो फोर्स रिड्यूस होकर 30 न्यूटन रह जाएगी। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 37, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस हमने फाइंड आउट करने हैं। इसके डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ही सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये इसका सोल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो हमें गिवन है
अगर यहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट फाइंड करना हो तो एप्सिलॉन नॉट को एफ और एफ को एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आप लिख दें ये। अब 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं। अगर आपने एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन फाइंड करने हैं तो ये इक्वल होंगे Q1 Q2 के डायमेंशन डिवाइडेड बाई फोर्स के डायमेंशन मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस के डायमेंशन। अब चूंकि ये दोनों चार्जेस हैं तो आप इन्हें Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब चार्ज, फोर्स और डिस्टेंस के डायमेंशन आप यहाँ पे चेक कर लें। राइट साइड पे ये देखें, ये Q इक्वल होता है I मल्टीप्लाइड बाई T, क्योंकि करंट इक्वल होता है Q ओवर T और Q इक्वल होगा I मल्टीप्लाइड बाई T। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, करंट का एम्पेयर होता है और टाइम का सेकंड होता है। अब एम्पेयर, इसके जो डायमेंशन है आप A भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं। सेकंड चूंकि टाइम का यूनिट है तो इसके डायमेंशन कैपिटल T आएंगे। इसी तरह से फोर्स न्यूटन के लॉ के मुताबिक ma के इक्वल होती है। मैस का यूनिट किलोग्राम और एक्सलेरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम के डायमेंशन मैस के डायमेंशन है, मीटर के डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन है और सेकंड जाहिर है इसके डायमेंशन टाइम के डायमेंशन है, तो t की पावर -2 आ जाएगा। r चूंकि डिस्टेंस है जिसका यूनिट मीटर होता है तो जाहिर है इसके डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन होंगे। ये r स्क्वायर है तो ये जाहिर है इसके डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर आएंगे। अब ये आप Q, F और R इनके जो डायमेंशन है आप यहाँ पे पुट कर दें। चूंकि यहाँ पे चार्ज का स्क्वायर है तो इसके जो डायमेंशन हमने 80 फाइंड किए हैं उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे फोर्स के डायमेंशन आ गए और आगे जो डिस्टेंस है जाहिर है ये उसके डायमेंशन आ गए। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये फाइनली डायमेंशन आ जाएंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के। अब अगर इन चारों ऑप्शन को आप गौर से देखें तो बी ऑप्शन सेम यही है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ये हैं जी डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नाउ एमसीक्यू नंबर 38, द डायमेंशंस ऑफ कूलम कांस्टेंट के आर। कूलम कांस्टेंट के इसके डायमेंशन हमने फाइंड करने हैं। इसके डायमेंशन फाइंड करने के लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। के कैलकुलेट करना है तो आर स्क्वायर एफ से मल्टीप्लाइड होगा, Q1 Q2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब के के डायमेंशन इक्वल होगा फोर्स के डायमेंशन, डिस्टेंस के स्क्वायर के डायमेंशन और नीचे दोनों चार्जेस हैं तो इनका स्क्वायर आप लिख लेंगे। जैसे हमने लास्ट एमसीक्यू में चार्ज के डायमेंशन फाइंड आउट किए हैं 80, फोर्स के डायमेंशन हमने फाइंड किए हैं mLT की पावर -2 और डिस्टेंस का स्क्वायर इसके डायमेंशन है L स्क्वायर के। तो आप ये सारे डायमेंशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, फोर्स, डिस्टेंस का स्क्वायर और चार्ज का स्क्वायर इनकी जगह पे। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगे कूलम कांस्टेंट के। अब इन चारों ऑप्शन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सेम यही है, तो इसका मतलब है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। जाहिर है दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स जो उनके दरमियान मौजूद है, जो एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके दरमियान कौन सा ग्राफ जो है वो ठीक होगा, या कौन सा ग्राफ फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये देखें, इट मीन अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स हाफ रह जाती है, सॉरी 1/4 टाइम हो जाती है। तो अगर डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर आप इन चारों ग्राफ को गौर से देखें तो इनमें जो ए ग्राफ है इसको देखें, इसमें देखें जब हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, ये देखें जब हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो ये जो कर्व है नीचे आ जाती है, इसका मतलब है फोर्स कम हो जाती है। और अगर हम ये देखें डिस्टेंस कम करते हैं, अगर हम ओरिजिन की तरफ जाएं, डिस्टेंस अगर हम कम करें तो ये कर्व ऊपर जा रही है, मीन फोर्स बढ़ रही है। तो इट मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज होती है और डिस्टेंस डिक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज होती है, और यही जो ग्राफ है वो इसी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका मतलब है इन चारों ऑप्शन में से जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और हमने इस लेक्चर में कूलम लॉ से रिलेटेड मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए, उन्हें सॉल्व किए। आपको इसमें से अगर कोई क्वेश्चन करना हो, कोई क्वेरीज हों, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नए आने वाला जो वीडियो लेक्चर है वो मिलता रहे। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।